फौजियों को मारा जा रहा था। भाई बहनों, मैंने फौजियों से बात की, समझने का प्रयास किया, उनके मन के इरादे को जानने का कोशिश की। और जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं ये कैसे हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के पाई का हिसाब चुकता कर दिया, पाई का हिसाब। देश की सेना दुर्बल नहीं है, देश की सेना दुर्बल नहीं है। अगर फैसले मजबूत होंगे तो देश की सेना पराक्रम दिखा सकती है। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। आप जानते हैं हमारे देश में नेता लोग दिवाली कहां कहां मनाते हैं, जन्मदिन कहां कहां मनाते हैं, कहां कहां जाते हैं। भाई बहनों, जब दिवाली का दिन होता है, मैं सीमा पर जाकर के देश के जवानों के साथ दिवाली मनाता। इस दिवाली में मैं चीन की सरहद पे गया था, हमारे सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मना रहा था। जागरण कर रहा था, मुझे कपड़े कौन कर रहा था। एक बड़ी आयु के सरदार मेरे पास आए, बोले साहब मेरा एक काम करिए। मैंने कहा क्या? बोले मेरी उम्र हो गई है, बहुत साल फौज में काम किया, निवृत्त होने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि शायद वो कहेंगे कि निवृत्ति के बाद कुछ मेरे लिए सोचना, या मेरे बच्चे बड़े हो गए उनके लिए सोचना। मैंने उनसे कहा बताइए साहब क्या कहना है आपको, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है, देखिए मेरे देश के फौज का विचार देखिए। उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? बोले मुझे भी पाकिस्तान की सीमा पर ड्यूटी दे दो, एक और सर्जिकल स्ट्राइक का मौका दे दो। निवृत्त होने से पहले मैं मां भारती के लिए कुछ करके जाना चाहता हूं, मुझे मौका दे दो। भाइयों बहनों, जिस देश के पास ऐसी फौज हो, ऐसे फौजी हो, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन देना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, जो कर्तव्य हमें पूरा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य देखिए, देश की सेनाओं के पराक्रम पर भी राजनीति के चश्मे से देखने वाले लोग उस पर भी शक करने लगे, सेना को दबान करने लगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था? हम अंदर गए थे कि नहीं गए थे? अंदर जाकर के किसी को मारा था कि नहीं मारा था? कुछ लोगों को तो इस बात का दुख था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान का कोई जवान मरा ही नहीं? उनको दुख इस बात का था कि मेरे सारे जवान जिंदा वापस आए, इसका दुख। क्या ऐसे लोगों को देश की राजनीति करने का हक है क्या? देश का जवान जिंदा तो वापस आया, किसी चीज को पीड़ा होती
की है। ऐसे लोगों को देश के नाम पर राजनीति करने का हक है क्या? भाइयों बहनों, राजनीति इतनी नीचे ले गए और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज मेरठ की धरती पर यह अनुरोध करने आया हूं, उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाना है, हर खेत को पानी पहुंचाना है और नौजवान को हाथ में हुनर देना है, माता और बहनों को सुरक्षा देनी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ लोग बहुत परेशान हैं। टिकटें बेच करके इतने रुपये जमा किए थे, इतने रुपये जमा किए थे, कमरे के कमरे नोटों के बंडलों से भरे पड़े थे। बेईमानी करने वालों ने भी बड़ी बड़ी नोटों के बंडल रखे थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे यह 70 साल का जमा किया हुआ माल बैंकों में जाने के लिए मजबूर हो गया। बड़े बड़े लोग रुपये ठिकाने में लगाने में लगे थे, अब परेशान हो रहे। और मैंने कहा था, देशवासियों को कहा था, 50 दिन तक देशवासियों को तकलीफ होगी, 50 दिन के बाद देश को लूटने वालों की तकलीफ शुरुआत हो जाएगी, ये मैंने कहा था। हमको पता चल रहा है कि बैंक में तो जमा कर दिया, लेकिन फंस गए। सारा पता चल रहा है कहां से आया, कहां गया। बैंक के अफसर जेल जा रहे हैं, बैंक के मुलाजिम जेल जा रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी, जरा जवाब दे कांग्रेस पार्टी, नोटबंदी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी से अगर सवाल पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में उनके मंत्री के घर से 150 करोड़ रुपया पकड़ा गया, क्या कारण है? क्या कारण है अभी तक वो मंत्री पड़ा हुआ है? क्या कारण है उसको मंत्री पद से हटाया नहीं गया? क्या कारण है? ये काले धन वाले बोले आप घूम रहे। आप मुझे बताइए, देश का चोरी का माल गरीबों के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये लूटा है वो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? गांव गांव गरीब को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? गांव में विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गरीब के बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये बेईमानी का पैसा गरीबों की पढ़ाई के काम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? भाई बहनों, मैं 8 नवंबर को जानता था कि नए साल नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मुझे उसी दिन पता था। जिन्होंने लूटा है वो सारे मिल जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं ये सारे मिलकर के तूफान खड़ा कर रहे हैं क्योंकि मोदी ने हमें लूट लिया, हम मोदी को गिरा के रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता को मेरठ की धरती से मैं कहना चाहता हूं, आइए देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी, इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे साथ है आप? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए।
चाहिए। ये बदमाश लूट की गई है वो रोकनी चाहिए। लूट का पैसा वापस आना चाहिए। भाइयों बहनों, इस एक काम को मैं कर करूं। मैं आपको बताता हूं, जब तक मैं हूं मैं चैन से बैठूंगा नहीं और मैं लुटेरों को से बैठने नहीं दूंगा। कितनी शक्तियां इकट्ठी हो जाए, कितने गठबंधन हो जाए, कितने मेल मिलाप हो जाए, ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है, मुड़ने पिटने वाला नहीं है। हमने सारा शक्ति मध्यम वर्ग के परिवारों की भलाई के लिए, गरीब वर्ग परिवारों को भलाई के लिए पूरा बजट 10 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए। कोई सोच सकता है ये काम इस बजट में हमने किया है? और कोई सोचता होगा कि हम बच जाएंगे। अभी भी मैं कहता हूं, जिन लोगों ने लोगों को लूटा है उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल साफ हूं। मैं सरकार के अधिकारियों को कहता हूं कि उनको छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करने का हक नहीं दिया गया है। और कोई भी व्यापारी को, छोटे व्यक्ति को अगर सरकार का मुलाजिम परेशान करता है तो मेरे कान पर आइए, आपकी रक्षा करने के लिए मैं मैदान में आ जाऊंगा। मुझे बड़े बड़े बेईमानों से लड़ना है, ताकतवर बेईमानों से लड़ना है। मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं करनी है, मुझे तो बड़े बड़े ताकतवरों को तभी सफाई होगी। मुझे ऊपर सफाई करनी है, उस पर मैं लगा हुआ हूं। और इसलिए छोटे छोटे गांव के व्यापारियों को परेशान करना ये मेरी सरकार को मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के आशीर्वाद दीजिए, देश को काले धन से मुक्त करने के आशीर्वाद दीजिए, देश को बेईमानों से मुक्त करने के आशीर्वाद दीजिए, देश को माफियाओं से मुक्त करने के आशीर्वाद दीजिए, देश को जमीन हड़पने वालों से मुक्त करने के आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन संकल्प रैली में आए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं सभी आगंतुक महानुभावों का मैं मेरठ महानगर की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। दूर दराज के विधानसभाओं से आए हुए सभी विधायक प्रत्याशियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जो आप सब लोग इनकी देर से यहाँ पर अपने हृदय सम्राट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने वचनों का श्रवण कर रहे हैं। मैं आप सभी का भी हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सब लोग जिस प्रकार से व्यवस्था बनाते हुए यहाँ पर आए उसी प्रकार से अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु जो यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने